Hello guys, welcome to the More Computer Academy. Today we are starting our next part of previous year questions of computer science, and I want to share something to you. In yesterday and today's video I skipped few questions which is related to numerical, so I will make a separate video for numerical. And one more information I share here, that is all the answers which I provided here. I pick all from the official website, and without any doubt you can go for it. And let's begin. Our 44 question is, which of the following is the good alternative to the star schema? Option number D is correct. Fact constellation. Okay, if I am talking about what is schema, schema is a structure of a database. Okay, and if I am talking about what is star schema क्या है? ये एक सिंपल डाटाबेस डिज़ाइन है. ठीक है, किसका सिंपल डाटाबेस डिज़ाइन है, एंड इसका हम यूज़ करते हैं किसके लिए? डाटा वेयर हाउसिंग में. ठीक है, डाटा वेयर हाउसिंग में हम इसका यूज़ करते हैं क्योंकि हमें क्या करना है, लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को स्टोर करवाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? डाटा वेयर हाउस का. ठीक है, फैक्ट कॉन्स्टिलेशन की अगर मैं बात करूं तो ये क्या है, इसमें हम फैक्ट टेबल्स का और डायमेंशन टेबल का यूज़ करते हैं. ठीक है, फैक्ट टेबल्स जिसमें हम क्या करते हैं, जितना भी क्वांटिटेटिव डाटा है उसको स्टोर करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? फैक्ट टेबल का. एंड डायमेंशन टेबल में हम क्या करते हैं, जितना भी डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन अगर हमें कस्टमर से रिलेटेड देनी है तो हम क्या करते हैं? डायमेंशन टेबल का यूज़. ठीक है, एंड ओके, एंड फैक्ट कॉन्स्टिलेशन स्कीमा, इसमें ये एक किसका? गैलेक्सी स्कीमा का एक इम्प्रूव्ड वर्जन है. ठीक है, कौन? फैक्ट कॉन्स्टिलेशन स्कीमा. ठीक है, अगर मैं इसके लिए एक एग्जांपल दूं तो ये क्या हो सकता है, जैसे शॉपिंग कंपनीज़ हैं. ठीक है, हम ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं. ठीक है, तो इसमें क्या है, अगर हमने जो भी कंपनी है वो क्या करती है, एक फैक्ट टेबल में अपना डाटा जो है वो रिकॉर्ड करके रखेगी. ठीक है, और वन टेबल में जो सेल्स का डाटा स्टोर होगा, और अनदर में हम किसका? शिपिंग का जो डाटा है वो स्टोर होता है. तो और जो इनसे रिलेटेड जो डायमेंशन टेबल है उसमें कस्टमर और प्रोडक्ट से रिलेटेड डाटा को स्टोर करवाया जाता है. ठीक है, तो ये अपना क्या है? द फैक्ट कॉन्स्टिलेशन स्कीमा. ओके, एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, feasible reason is the set of points which satisfy. Here option C is correct. All the given constraints. All the given constraints. ओके, अगर मैं बात करूं, ये जो constraints हैं ये क्या होता है? constraint मीन्स कुछ रूल्स या फिर कुछ लिमिटेशंस जो हैं डाटा से रिलेटेड, हम इसलिए इस वर्ड का यूज़ करते हैं. क्या है वो? अपने constraints. ठीक है, फिजिबल रीज़न की अगर मैं बात करूं, जैसे हमारे पास कोई ग्राफिक है. ठीक है, उसमें उस ग्राफिक के लिए जो भी हमें डाटा उसमें इंसर्ट करवाना है उसके लिए हमें कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स को फॉलो करना होता है. अगर वो कॉन्स्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई करता है तो वो हमारा क्या है? एक फिजिबल रीज़न. सो ऑप्शन सी इज़ आर करेक्ट हेयर. ऑल द गिवन कॉन्स्ट्रेंट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a processor perform addition of the following two's complement. It's a numerical. I will explain it in the separate video. Okay, and our next question is, which one of the following is the correct ordering of coupling of modules from strongest least desirable to weakest most desirable? Okay, here is option A is correct. It's a content common control stamp data. Okay, if I am talking about strong coupling and which we talk here,
वीक कपलिंग। स्ट्रॉन्ग कपलिंग मीन्स क्या है, जब हमारे पास कोई मॉड्यूल है, ठीक है, वो कितना डिपेंड है, ठीक है, तो वो क्या होता है, उसका एक बैड डिज़ाइन। अगर वीक कपलिंग है तो क्या रहेगा, मॉड्यूल्स क्या रहेंगे, इंडिपेंडेंट। तो ये हमारा क्या है, गुड डिज़ाइन। जब भी हमें किसी सॉफ्टवेयर को बनाना है तो वो हमारा क्या होना चाहिए, वीक कपलिंग, क्योंकि उसका अगर मॉड्यूल्स इंडिपेंडेंट रहेंगे तो वो क्या है, गुड डिज़ाइन। बेसिकली हम कपलिंग का यूज़ किस में करते हैं कि कोई भी मॉड्यूल है वो कितना टाइटली है, ठीक है, डिपेंड करते हैं एक दूसरे के ऊपर, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, कपलिंग। ठीक है, कपलिंग में क्या है, जो भी हमारे मॉड्यूल्स हैं वो कितना एक दूसरे के क्लोज हैं, एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, तो वो क्या है, हमारा कपलिंग। स्ट्रॉन्ग में क्या होगा, वो डिपेंड रहते हैं और वो बैड डिज़ाइन है। और वीक कपलिंग में क्या रहेगा, वो मॉड्यूल्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट हैं, तो गुड डिज़ाइन है। ठीक है, और इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट कंटेंट, कंटेंट में क्या रहता है, कोई भी मॉड्यूल है उसमें जब हम डायरेक्ट चेंज करते हैं, ठीक है, कोई भी डाटा अगर हमने इंसर्ट किया है, ठीक है, तो उसमें हम क्या करते हैं, कंटेंट कपलिंग। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ कॉमन की, ठीक है, कॉमन में क्या रहेगा, जब हम ग्लोबल डाटा को शेयर करते हैं किसमें, मॉड्यूल्स के अंदर, ठीक है, ये अपना क्या है, कॉमन कपलिंग। एंड कंट्रोल कपलिंग में क्या रहेगा, जब हम इंफॉर्मेशंस को कंट्रोल करते हैं, ठीक है, एक लॉजिक के थ्रू जब हम इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करते हैं एक मॉड्यूल में, तो वो क्या रहेगा, कंट्रोल कपलिंग। एंड स्टैम्प कपलिंग में क्या रहता है, जब कोई भी मॉड्यूल का कोई पार्ट है, ठीक है, वो हमें शेयर करना है, डाटा स्ट्रक्चर का कोई भी पार्ट अगर हम शेयर कर रहे हैं, तो वो हमारा क्या है, स्टैम्प कपलिंग। एंड डाटा कपलिंग में क्या रहेगा, ये वीकेस्ट और बेस्ट होता है। ठीक है, ये जो मॉड्यूल्स हम शेयर करते हैं अपने डाटा का, किसके थ्रू, पैरामीटर्स के थ्रू। ठीक है, तो ये अपना क्या रहेगा, डाटा कपलिंग। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज numbers of vertex of odd degree in a simple graph is, option A is correct, always even. Okay, always even. Or what I am talking about, if I am talking about numbers of vertices, ओके, ये किसका पार्ट होता है, ये एक ग्राफिक थ्योरी है, ठीक है, जिसमें हम वर्टिसेस की डिग्री को मेज़र करते हैं, ठीक है, मतलब नंबर ऑफ एजेस कितने कनेक्ट हैं, या फिर हम बात करें एक सिंपल ग्राफ की ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें लूप नहीं रहता है, इसमें क्या होते हैं, मल्टीपल एजेस होते हैं। ठीक है, और ओके, एंड अगर मैं इसका एक एग्जांपल लूँ तो वो क्या हो सकता है, जैसे सोशल नेटवर्क है, ठीक है, इसमें हर एक जो पर्सन है वो क्या है, अपना वर्टेक्स। अगर हम उनके बीच में जो फ्रेंडशिप है हम उसको क्या बोल सकते हैं, एज। ठीक है, तो वर्टेक्स और एज का जो रिलेशन है वो हम ऐसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और हम इसमें क्या करेंगे, सोशल नेटवर्क में हम इजीली अपने डाटा को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, it's numerical. I will solve it in a separate video. And so our next question is, which message is used for agent discovery and agent solicitation in mobile IP? Option D is correct, ICMP. What it is? Uh, it is a मोबाइल आईपी। ओके, अगर मैं बात करूं व्हाट इज़ मोबाइल आईपी, मोबाइल आईपी क्या है, एक डिवाइस है, ठीक है, जब भी हम नेटवर्क में हमें डाटा को सेंड करना है या रिसीव करना है, तो हमारे पास क्या रहता है, एक आईपी एड्रेस रहता है। ठीक है, क्या रहेगा, एक आईपी एड्रेस। तो मोबाइल का भी अपना क्या होता है, एक आईपी एड्रेस है। तो हम इसमें क्या, एक होम एजेंट का यूज़ करते हैं, एक फॉरेन एजेंट का।
ठीक है। अगर हमें मोबाइल की नोड को कि मोबाइल है जैसे हमारा, ठीक है, उसका जो ओरिजिनल एड्रेस है उसको अगर हमें ट्रैक करना है तो हम क्या करेंगे, होम एजेंट बोलेंगे उसको। अगर हमें अपने जो नेटवर्क है उसमें रूट की इंफॉर्मेशन को अगर हमें प्रोवाइड करना है तो इसके लिए इसको हम बोलते हैं फॉरेन एजेंट। ठीक है। अगर मैं बात करूं आईसीएमपी, आईसीएमपी क्या है? ये एक इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल है। क्या है? इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। ठीक है। ये मैसेजेस क्या क्या होते हैं? एक नंबर वन क्या होता है? एजेंट एडवर्टीजमेंट। ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, जो अपनी प्रेजेंस है उसको अनाउंस करते हैं। ठीक है। और एजेंट, अगर मैं एजेंट सोलिसिटेशन की अगर मैं बात करूं तो ये क्या होता है, जो हमारा मोबाइल है उसमें अगर कोई एजेंट अवेलेबल है तो ये उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है। अगर मैं बात करूं, अगर हम इसका एक एग्जांपल लें तो वो क्या हो सकता है, जैसे हम ट्रैवल करते हैं। ठीक है। हमें अपने होम से पोस्ट ऑफिस जाना है। ठीक है। तो ये होम से जो पोस्ट ऑफिस जाना है तो हम इसको क्या बोलेंगे, होम एजेंट। अगर हमें पोस्ट ऑफिस से कहीं और किसी अनदर सिटी में जाना है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, फॉरेन एजेंट। ठीक है। और जो ये प्रोसेस होती है इसमें हम किसका यूज़ करते हैं, आईसीएमपी मैसेज का। किसका? आईसीएमपी मैसेज। जो मैंने यहाँ पे एजेंट वर्ड यूज़ किया है ये है क्या, ये एक सॉफ्टवेयर है। क्या है? सॉफ्टवेयर। सॉरी, ये एक सॉफ्टवेयर है। जब भी हमें किसी भी एक्शन को परफॉर्म करना है सिस्टम के बिहाफ पे, हम तो हम उसको क्या बोलते हैं, एजेंट। ठीक है। सिस्टम के बिहाफ पे अगर हमें कोई एक्शन परफॉर्म करना है किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू, हम इसको एजेंट बोल देते हैं। और इसमें जो हमने वर्ड यूज़ किया है सॉलिसिटेशन, सॉलिसिटेशन क्या है, जब भी हमें कोई इंफॉर्मेशन के लिए रिक्वेस्ट आती है। ठीक है। इंफॉर्मेशन के लिए, हमें डाटा के लिए अगर हमें रिक्वेस्ट आ रही है या फिर हम रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं तो ये होता है सॉलिसिटेशन। ठीक है। और अ, ये अपना आईसीएमपी हमने बताया क्या होता है, ये प्रोटोकॉल है, मैसेजेस को क्या करता है, कंट्रोल करने का काम, आईसीएमपी। सो आईसीएमपी ऑप्शन डी इज करेक्ट। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, for the same size of training data as input, the faster learning technique for NN is. Option A is correct. Supervised training with gradient descent error correction. Okay. If I'm talking about what is neural network, NN, NN क्या है, न्यूरल नेटवर्क्स। ठीक है। ये अपना न्यूरल नेटवर्क है, जिसका क्या मतलब है, जब भी हमारे जैसे, अगर हमें, वन सेकेंड, न्यूरल नेटवर्क में क्या रहेगा, जब भी कोई एरर अकर होता है, ठीक है, हमारे आउटपुट में, ठीक है, उस एरर को में जो वन सेकेंड प्लीज, न्यूरल नेटवर्क, अगर मैं न्यूरल नेटवर्क की बात करूं तो ये क्या है, जैसे हमने कोई भी डाटा क्या किया है, अगर हमने कोई इनपुट दिया, ठीक है, तो उसका जो एक्चुअल या फिर एक्सपेक्टेड आउटपुट होता है उसमें एरर को मिनिमाइज कौन करता है, न्यूरल नेटवर्क। ठीक है। अगर मैं बात करूं ग्रेडियंट डिसेंट की, तो ग्रेडियंट डिसेंट क्या होता है, किसी भी सिस्टम के अंदर बहुत ही मिनिमम एरर के लिए जो फंक्शन हम यूज़ करते हैं वो है अपना ग्रेडियंट डिसेंट। अगर सुपरवाइज ट्रेनिंग की अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या है, जो इनपुट और आउटपुट है उसका जो पेयर बन रहा है, ठीक है, उसकी जो ट्रेनिंग है वो किसके अंदर होती है, सुपरवाइज ट्रेनिंग। ठीक है। उस ट्रेनिंग को हम क्या बोलते हैं, सुपरवाइज ट्रेनिंग। अगर मैं बात करूं ग्रेडियंट डिसेंट की, तो जो भी हम एल्गोरिथम बनाते हैं, ठीक है, उसमें एरर को रिड्यूस करने का जो काम है, वो कौन करता है, ग्रेडियंट डिसेंट। ये जो अपना एरर है उसको स्टेप बाय स्टेप रिड्यूस करता है। एरर करेक्शन में क्या रहेगा, जब भी हमने कोई भी मिस्टेक को प्रिडिक्ट किया है, ठीक है, उस मिस्टेक को मिनिमाइज करने के लिए हम एरर करेक्शन का यूज़ करते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, when a derived class is allowed to change the definition of its base class member function, it is referred to as.
ऑप्शन सी इज करेक्ट, फंक्शन ओवरराइडिंग. व्हाट इज? इट्स अ फंक्शन ओवरराइडिंग. अगर मैं बात करूँ इसमें, तो ये अपना क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट डिराइव्ड क्लास, ठीक है, अपनी जो डिराइव्ड क्लास है ये क्या है? जब भी कोई चाइल्ड क्लास है, ठीक है, उसको वो इनहेरिट होती है अनदर क्लास से, तो हम उसको क्या बोलते हैं? डिराइव्ड क्लास. बेस क्लास क्या होती है? जो अपनी पेरेंट क्लास है उसको हम क्या बोलते हैं? बेस क्लास. ठीक है. अगर मैं ओवरराइड की बात करूँ तो ये क्या होता है? जब हम किसी चीज़ को, किसी भी क्लास को रिप्लेस करते हैं, ठीक है, या फिर उसको हम रीडिफाइन कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या होता है? ओवरराइड. ओके. अगर मैं एक एग्जांपल लूँ कि हमारे पास एक क्या है अपना, एक आईटी डिपार्टमेंट है सपोज, ठीक है, उसमें रूल बुक होती है, ठीक है, उसमें कितने एम्प्लॉय हैं, कितने मतलब जो एम्प्लॉय का वर्किंग आवर हैं, जैसे 9 to 5, ठीक है, अगर हम उसकी बात करें, एक ये हमारी क्या हो गई? बेस क्लास. अगर मैंने उसमें जैसे कुछ ऐसे वर्कर हैं जिनका टाइमिंग 10 to 6 है, उसके लिए हमने क्या कर दिया? एक डिराइव क्लास अलग से बनाई है, तो और ये फंक्शन किस पे करेंगे? ओवरराइडिंग करेंगे. ठीक है. तो ये अपना क्या हो जाएगा? फंक्शन ओवरराइडिंग. और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, our next question is, consider the following two statements. Which option is correct? S1 is equal to the text free languages are closed under homomorphism, and S2 is equal to any multi-tap turning machine cannot be simulated by single tap during machine. ओके. इसमें हमने क्या किया? हमें बताना है इन टू स्टेटमेंट्स में से करेक्ट क्या है. ठीक है. ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. S1 is true and S2 is false. How it is possible? अगर मैं बात करूँ तो 1 second. S1 S1 is ठीक है, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज. इट्स अ CFL, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज. ये क्या होता है? इसमें जब हम किसी भी सिंबल को रिप्लेस करते हैं, ठीक है, कॉन्स्टेंटली हम किसी भी सिंबल को जैसे हमारी कोई लैंग्वेज है, ठीक है, उसमें हम अगर हम सिंबल्स को चेंज कर देते हैं, तो उसका जो रिज़ल्ट रहता है वो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज का रहेगा. ठीक है. तो ये हमारा क्या है? S1, इसीलिए हमारा क्या है? ट्रू. और ये जो S2 है, जो मल्टीपल टूरिंग मशीन जो है, ये क्या करता है? मल्टीपल टूरिंग मशीन, ये बेसिकली ये कैसी मशीन है? ये एब्स्ट्रैक्ट मॉडल होता है जिसमें हम क्या करते हैं? कैलकुलेशन, कंप्यूटेशन का काम किस में होता है? टर्निंग मशीन में. ठीक है. तो इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं? इसमें बोला है सिंगल टैप टर्निंग मशीन, तो ये क्या होती है? ये अपनी कैन नॉट बी सिमुलेटेड. ये किससे सिमुलेटेड होती है? सिंगल टैप टर्निंग मशीन है ये. ठीक है. तो ये हमारा क्या है? यहाँ पे S2 रॉन्ग हो जाएगा. अगर मैं बात करूँ कि क्लोज्ड, अगर क्लोज्ड अंडर जो इसमें टर्म का जो यूज़ किया गया है, ये क्या है अपना? जो भी हमें ऑपरेशन हमने परफॉर्म किया है, ठीक है, उसका जो रिज़ल्ट रहेगा वो क्या रहेगा? सेम रहेगा. ठीक है. और होमोमॉर्फिज्म में क्या रहता है? जितने भी हमने सिंबल लिए हैं, ठीक है, जो भी हमारा डाटा स्ट्रक्चर बना हुआ है, स्ट्रक्चर हमने बनाया है, तो उसके को प्रिजर्व करने के लिए हम जिन सिंबल का यूज़ करते हैं वो होता है होमोमॉर्फिज्म. ओके. और नेक्स्ट क्वेश्चन इज backtracking. Backtracking algorithm is implemented by constructing a tree of choice called as, option A is correct, state space tree. क्या है? State space tree. ओके. और इसमें अपना क्या रहता है? अगर मैं बात करूँ बैक ट्रैकिंग,
ठीक है। बैक ट्रैकिंग एल्गोरिथम, ये क्या होता है, किसी भी प्रॉब्लम को जब हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, एक मेथड में, तो हम उसमें क्या करते हैं, ट्राई एंड एरर का जो कॉन्सेप्ट है हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, मतलब हर एक जो जितने भी पॉसिबल सॉल्यूशन होते हैं हम उस पर गो थ्रू होते हैं उन ऑप्शन से। तो हम ये बैक ट्रैकिंग एल्गोरिथम की का हम यूज़ करते हैं। और 1 सेकेंड। एंड अगर हमारा जो अगर हमारे ऑप्शन, अगर हमारा ऑप्शन में उसको मतलब जब ये इस एल्गोरिथम का जब हम यूज़ करते हैं, ठीक है, अगर हमें सॉल्यूशन मिल जाता है तो ये उस पर वर्क करता है। अदरवाइज़ ये क्या होता है, अदरवाइज़ वो बैक कंडीशन पे ही अपना ट्रिगर करता है। ठीक है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे स्टेट स्पेस ट्री, ये क्या है, ये जितनी भी पॉसिबल स्टेट्स हैं, ठीक है, मतलब जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनमें जो भी हमें हमने जो भी डिसीजन लिया है, ठीक है, तो हम उसको रिप्रेजेंट करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, स्टेट स्पेस ट्री का। ठीक है। और अगर मैं बात करूँ स्टेट चार्ट ट्री में क्या होता है, जो भी हमारा सॉफ्टवेयर है उसमें जो हमने मॉड्यूल यूज़ किए हैं उनमें जो स्टेट्स का ट्रांजिशन होता है, ठीक है, जिसमें हम बैक ट्रैकिंग नहीं करते, उसको हम यूज़ करते हैं स्टेट चार्ट ट्री में। ठीक है। और नोड ट्री क्या होता है, ये अपना एक जेनरिक टर्म है। ठीक है। ये स्पेसिफिक एल्गोरिथम का हम यहाँ यूज़ नहीं करते, और ये ट्री में जो नोड्स हैं उनको कनेक्ट करने का काम करता है नोड ट्री। ठीक है। और ट्रैकिंग ट्री हमने देखा ही है कि ये क्या है, अपना कंप्यूटर साइंस में जो भी हमें अपना बैक ट्रैकिंग ट्री में ये हर एक नोड पे जाएगा और जहाँ से इसको सॉल्यूशन मिलता है ये पिक करेगा, अदरवाइज़ ये बैक बैक पोजीशन पे ही स्टे करेगा। ठीक है। और अगर मैं बात करूं जैसे हमारा क्रॉसवर्ड का, जैसे हमने कल एक क्रॉसवर्ड का एक एग्जांपल लिया था, ठीक है, उसमें भी सेम ही चीज़ होती है कि अगर हम कोई वर्ड को बना पा रहे हैं, ठीक है, तो फिर वो उसमें हम क्या करते हैं, कोई वर्ड हमने बनाया, अगर उसका वो मीनिंगफुल है तो हमें सॉल्यूशन मिल गया, अदरवाइज़ हम क्या करते हैं, बैक उसी वर्ड पे जाएंगे और अगेन कुछ और ट्राई करेंगे। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ Our next question is, in a neural network, if sigmoid were present, the three layers would, option B is correct, collapse into only two layers. ठीक है। what it is, न्यूरल नेटवर्क। ठीक है। न्यूरल नेटवर्क बेसिकली जैसे हमारा ब्रेन काम करता है, ये वैसा ही एक सिस्टम है। ठीक है, इसमें लर्निंग पैटर्न के लिए। ठीक है, हम भी क्या करते हैं, न्यूरल नेटवर्क जो हमारा है, हम किसी भी चीज़ को कैसे लर्न करते हैं, ठीक है, हमारे ब्रेन का जो भी स्ट्रक्चर है उसी बेस पे हमने क्या बनाया है, न्यूरल नेटवर्क। ठीक है। सिग्मोइड फंक्शन क्या है, ये एस शेप या फिर कर्व का हम इसमें यूज़ करते हैं एक्टिवेशन फंक्शन के लिए। किसी भी न्यूरॉन को कंट्रोल करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, सिग्मोइड फंक्शन का। ठीक है। इसमें जो लेयर होती हैं वो इनपुट, हिडन और आउटपुट, 3 लेयर हम यूज़ करते हैं, किसका, इनपुट, आउटपुट और हिडन। ओके, तो हेयर इज ऑप्शन बी इज करेक्ट, कोलैप्स इनटू ओनली 2 layers. Okay, our next question is, if a problem can be solved by combining optimal solution to non-overlapping problems, the strategy is called dash. It is option C is correct, divide and conquer. Divide and conquer. अगर मैं बात करूँ, here it is, if the problem is here is a word is optimal. ठीक है। what is optimal solution, optimal means best possible solution. ठीक है। ऑप्टिमल में बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन का हम यूज़ करते हैं नॉन ओवरलैपिंग प्रॉब्लम्स। जब भी हमारे पास जो सब प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, जो भी हमारा रिज़ल्ट है या फिर जो भी डेटा है, उसको हम बोलते हैं नॉन ओवरलैपिंग प्रॉब्लम। ठीक है।
और स्ट्रैटेजी अपना क्या है, जो भी हमारा प्लान है या फिर कोई प्रॉब्लम है उसको जो सॉल्व करने के लिए हम जो प्लान बनाते हैं उसके लिए हम क्या बोलते हैं उसको, स्ट्रैटेजी। एंड हेयर ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, डिवाइड एंड कनकर। एंड अगर मैं बात करूँ डिवाइड एंड कनकर की, तो इसमें क्या रहता है, जो भी हमारी प्रॉब्लम है वो ब्रेक डाउन होती है, ब्रेक डाउन करते हैं उसको, ठीक है। किसमें, इंडिपेंडेंट जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनमें हम उसको क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूँ डायनामिक प्रोग्रामिंग की, डायनामिक में क्या रहेगा, जब हम जितने भी रिजल्ट्स हैं उनको कंबाइन करते हैं, ओवरलैप करते हैं, तो वो हमारा क्या है, डायनामिक प्रोग्रामिंग। एंड ग्रीडी के अंदर क्या रहेगा, अगर हम बेस्ट लोकल चॉइस को अगर एक स्टेप में हम लेते हैं, ठीक है, तो वो हमारा क्या क्या रह जाएगा, अपना ग्रीडी। अगर मैं इसका एग्जांपल लूँ तो वो क्या हो सकता है, जैसे हमने कोई भी पाथ लिया, ठीक है, हमने उसको शॉर्टेस्ट विजिबल किया, ठीक है, कंप्लीटली हमने उसका टोटल पाथ को चेक करने की जगह हमने क्या लिया, एक शॉर्टेस्ट विजिबल रूट अगर हमने ले लिया तो वो हमारा हो जाएगा ग्रीडी। एंड रिकर्शन में क्या रहता है, रिकर्शन ये एक ऐसा फंक्शन है जो इटसेल्फ कॉल होता है, ठीक है। किसी भी स्मॉलर पार्ट को सॉल्व करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, रिकर्शन का, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम है उसमें फंक्शन क्या करता है, स्मॉल स्मॉल पार्ट में उसको ब्रेक करके उसको सॉल्व करता है और फंक्शन इटसेल्फ कॉल होता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a cyclic group is always an abelian group. What it is, abelian group। अगर मैं बात करूँ व्हाट इज़ ग्रुप, ग्रुप क्या है, अ सेट ऑफ ऑपरेशंस लाइक और एंड, ओके, इनका जो सेट होता है हम उसको क्या बोल सकते हैं, ग्रुप। और इसमें इसमें हम 4 रूल्स को यूज़ करते हैं। नंबर 1 इज़ एसोशिएटिविटी, आइडेंटिटी, इन्वर्स एंड क्लोजर, ठीक है। अगर मैं साइक्लिक ग्रुप की बात करूँ तो ये क्या होता है, जब हमने एक सिंगल एलिमेंट लिया है उसको रिपीट करवाना है, बार बार अगर हम उसको रिपीट कर रहे हैं तो हम उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, साइक्लिक ग्रुप। और एबिलियन ग्रुप में क्या रहता है, ये मतलब इसमें जो भी हमने डाटा लिया है वो किस में नहीं होता, एक ऑर्डर में नहीं रहेगा, ठीक है। ऑर्डर मैटर नहीं करता इसमें, कैसे भी हम विदाउट एनी सीक्वेंस हम क्या करते हैं, डाटा को एक्सेस करते हैं, स्टोर करवाते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, our next question is, main purpose of integration testing is to find which one of the following types of error, okay. Here option D is correct, interface error. Here it is option, it's a uh, interface error, okay। इंटरफेस एरर, इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट इज़ इंटरफेस, ठीक है। कोई भी 2 मॉड्यूल्स हैं, एक जैसे हमने कोई भी सॉफ्टवेयर बनाया है उसके 2 मॉड्यूल्स हैं, ठीक है। अगर हमें उनको कनेक्ट करवाना है या फिर उनके बीच में डाटा को एक्सचेंज करना है, तो उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, एक पॉइंट जिसको हम क्या बोल सकते हैं, इंटरफेस, ठीक है। ये अपना क्या है, इंटरफेस। और अगर मैं बात करूँ लॉजिक एरर की, ठीक है, लॉजिक एरर में क्या रहेगा, जैसे हमारे पास सिंगल जो भी मॉड्यूल है, ठीक है, उसमें क्या क्या मिस्टेक हो सकती हैं, उसके पीछे जो रीजनिंग हम अप्लाई करते हैं तो वो क्या होगा, कोई भी मिस्टेक कैसे अक्कर हो रही है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, लॉजिक एरर का। एंड एल्गोरिथमिक एरर्स की अगर मैं बात करूँ तो ये क्या है, जब एक ऐसा प्रोसीजर जिसमें मिस्टेक्स होते हैं स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, वो होता है अपना एल्गोरिथमिक एरर। और अरिथमेटिक एरर में क्या रहेगा, जो भी कैलकुलेशन से रिलेटेड जितनी भी मिस्टेक होती हैं, जैसे एडिशन डिवीजन में कोई भी मिस्टेक हो रही है तो वो अपना क्या है, अरिथमेटिक एरर। एंड इंटरफेस हमने अभी हमने देखा था, ठीक है।
अगर मैं एक यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू बात करूँ, तो जैसे हमने ऑनलाइन कोई शॉपिंग की है, ठीक है, उसका जो जब हमने उसके लिए पे किया है, पेमेंट ऑप्शन पे अगर हम जाते हैं, वहाँ पे अगर कोई एरर अकर हो रहा है, तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, इंटरफेस एरर। वो जो होता है वो क्या होता है अपना इंटरफेस एरर। ओके। Our next question is, which of the following technologies help in evolution of cloud computing? Here option B is correct. Grid computing and utility computing, and virtualization and hypervisor, and number third is edge and fog computing. Uh, uh, these three are correct. Okay. If I'm talking about what is grid computing. ओके। ग्रिड कंप्यूटिंग, जब हम मैनी कंप्यूटर्स को जब हमारे पास मैनी कंप्यूटर्स हैं, ठीक है, हमें एक बिग टास्क को जब परफॉर्म करना है, तो उनके लिए जो ये कंप्यूटर्स हैं वो एक साथ काम कर रहे होते हैं, ठीक है। मतलब इनकी जो परफॉर्मेंस होती है वो क्या होती है, एक साथ वो किसी बिग टास्क के लिए काम करते हैं, तो हम उसके लिए क्या बोलते हैं, ग्रिड कंप्यूटिंग। वो हमारा क्या है, ग्रिड कंप्यूटिंग। एंड यूटिलिटी कंप्यूटिंग में क्या रहेगा, सॉरी, अगर हम यूटिलिटी कंप्यूटिंग की बात करें, तो तो इसमें क्या रहता है, जैसे हम कोई भी टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, उसमें हमें क्या यूज़ करना है, ठीक है। लाइक अगर मैं बात करूँ, इलेक्ट्रिसिटी भी क्या हो सकती है, एक यूटिलिटी कंप्यूटिंग है, ठीक है, क्या हो जाएगा, यूटिलिटी कंप्यूटिंग। अगर मैं बात करूँ वर्चुअलाइजेशन, व्हाट इज़ वर्चुअलाइजेशन, जब हम मल्टीपल सिस्टम्स को रन कर रहे होते हैं, ठीक है, एक फिजिकल मशीन पे, ठीक है, मल्टीपल फंक्शंस को एक फिजिकल मशीन पे हम परफॉर्म करते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं, वर्चुअलाइजेशन। मतलब हमारे पास एक फिजिकल मशीन है, मतलब हमारे पास एक सिस्टम है, और मल्टीपल सिस्टम को हम उस पे क्या करते हैं, रन कर रहे होते हैं। सिर्फ एक कंप्यूटर पे ही हम मल्टीपल, जो कहीं भी हमारे लोकेटेड हो सकते हैं जो सिस्टम्स, हम उनको एक फिजिकल मशीन पे रन करवा रहे हैं, तो ये हमारा क्या है, वर्चुअलाइजेशन। एंड हाइपरवाइजर में क्या रहता है, जब हम सॉफ्टवेयर को मैनेज करते हैं, सॉफ्टवेयर को मैनेज करेंगे वर्चुअल मशीन पे, ठीक है, वर्चुअल मशीन पे जैसे हम क्लाउड कंप्यूटिंग करते हैं, ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग में मेनली क्या रहता है, हमें किसी भी फिजिकल मशीन की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। जो भी सॉफ्टवेयर को मैनेज करना है वो वर्चुअल मशीन पे ही हम यूज़ करते हैं, ठीक है। एज एंड फॉग कंप्यूटिंग, इसमें जो प्रोसेस होती है डाटा की, वो क्या होती है, क्लोज़र टू सोर्स, ठीक है, क्लोज़र टू सोर्स रहेगी अपना जो प्रोसेसिंग होती है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर, ये अपना क्या है, ये एक सॉफ्टवेयर होता है जिसका हम रीयूजेबल सर्विसेज ये प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। ओके। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following is good for sorting array having less than 100 elements? Okay. Here option D is correct. Insertion sort. अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, व्हाट इज़ क्विक सॉर्ट, क्विक सॉर्ट में क्या होता है, जैसे हमारे पास लार्ज डाटा है, ठीक है, और हमें उसमें से कुछ स्मॉल लिस्ट को निकालना है, ठीक है, तो ये बहुत ही फास्ट तरीके से उस डाटा को क्या करेगा, सर्च करेगा, ठीक है, तो ये हमारा क्या है, क्विक सॉर्ट। हम क्या कर रहे हैं इसमें, जैसे कि हमारे पास कितनी क्या है, अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, तो अगर हमें 10 बुक्स को ऑर्गेनाइज करना है, ठीक है, अगर 10 बुक्स को ऑर्गेनाइज करना है, तो उसके लिए हम अगर कुछ ही स्टेप में अगर हम इसको ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्विक सॉर्ट, ठीक है। हमने क्या कर लिया, बहुत ही कम स्टेप्स में हमने बुक्स को अरेंज कर दिया है, ठीक है, मतलब बहुत ही फास्ट क्या हुआ, इसमें टाइम बहुत ही कम लगता है। एंड सिलेक्शन सॉर्ट में क्या रहेगा, ये बहुत ही सिंपल और इनएफिशिएंट होता है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, एंड अगर मैं बात करूं, अगर सपोज़ कि हमारे पास कार्ड होते हैं, ठीक है, और उसमें से हमें कुछ भी नंबर को पिक करना है, ठीक है,
रिपीटेडली अगर हम उसको पिक करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सिलेक्शन सॉर्ट। ठीक है, अगर मैं मर्ज सॉर्ट की बात करूँ तो इसमें क्या रहेगा, हमें बहुत ही ज़्यादा मेमोरी की नीड रहती है, और बिग डाटा के लिए हमारे हमारे लिए क्या है, मर्ज सॉर्ट बेस्ट होता है। ठीक है, जैसे हमारे पास फाइल्स की सॉर्टिंग करनी है, ठीक है, क्योंकि बहुत ही बिग डाटा है, सॉर्टिंग करने में मतलब हमें उसको अरेंज करना है। ठीक है, अगर हमें बिग डाटा को अरेंज करना है तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं, मर्ज सॉर्ट। एंड इंसर्शन सॉर्ट की अगर मैं बात करूँ तो इसमें क्या रहेगा, अगर हमारे पास कोई भी स्मॉल डाटा अगर हमें स्टोर करवाना है तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इंसर्शन का यूज़ करते हैं, इंसर्शन शॉर्ट का। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, depth first search is equivalent to which of the traversal in the binary trees? Option A is correct, pre-order. ओके, अगर मैं बात करूँ DFS, व्हाट इट इज़, डेप्थ फर्स्ट सर्च। ठीक है, इसमें जितनी भी पॉसिबल हमारे सॉल्यूशंस होते हैं हम उनको क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ठीक है, और इसमें किस एल्गोरिथम का हम यूज़ करते हैं, बैक ट्रैकिंग का। ठीक है, क्योंकि हमें क्या करना होता है, हर एक ऑप्शंस को, हर एक नोड को, हर एक नोड पे हमें क्या करना है, ट्रैक करना होता है। ठीक है, मतलब हर एक नोड को विजिट करना होता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं डेप्थ फर्स्ट सर्च। फिर जो भी पॉसिबल सॉल्यूशन होता है वो हमें मिलेगा। ठीक है, अगर मैं बात करूँ ट्रैवर्सल की, तो ट्रैवर्सल ये क्या है, जब हम नोड्स को एक स्पेसिफिक ऑर्डर में विजिट करते हैं तो ये हमारा क्या होता है, ट्रैवर्सल। क्या होता है, ट्रैवर्सल। अगर मैं प्री ऑर्डर की बात करूँ तो इसमें क्या रहेगा, हमारा जो डेप्थ फर्स्ट सर्च है, इसमें क्या रहता है, सबसे पहले अपना रूट को विजिट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या रहेगी, रूट, और उसके बाद उसके क्या रहेंगे, चिल्ड्रन। ठीक है, और अगर मैं एक एग्जांपल की बात करूँ तो हम क्या ले सकते हैं यहाँ पे, जैसे हमारे पास फ़ोल्डर हैं। ठीक है, अगर हमें फ़ोल्डर्स को एक्सप्लोर करना है, ठीक है, अगर मुझे उस पर स्लाइड पे मूव करने से पहले अगर मैं फ़ोल्डर को अगर मैं एक्सप्लोर करना चाहती हूँ तो वो क्या होगा अपना, हमें क्या होगा, वो हमारा क्या होगा, प्री ऑर्डर। ठीक है, इसमें सबसे पहले क्या रहेगा, रूट, फिर लेफ्ट एंड राइट वो हमारे क्या रहेंगे, चिल्ड्रन। पोस्ट ऑर्डर में क्या रहता है, पोस्ट ऑर्डर में सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक्सप्लोर करते हैं चिल्ड्रंस को, फिर हम विजिट करते हैं रूट पे। ठीक है, लेफ्ट राइट के बाद हमारा क्या आता है, रूट। हम क्या करते हैं, कोई भी रूम है हमारे पास, ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, रूम को क्लीन करते हैं, उसके बाद ही हम उसको क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। तो ये क्या है अपना, पोस्ट ऑर्डर में हम यूज़ करेंगे, पोस्ट ऑर्डर है अपना। लेवल ऑर्डर में क्या रहेगा, लेवल ऑर्डर किस पे यूज़ होता है, ब्रेथ फर्स्ट सर्च पे। ठीक है, लेवल बाय लेवल हम इसमें क्या करते हैं, सर्च करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। इन ऑर्डर में क्या रहेगा, इसमें इन ऑर्डर में ये अपना एक बाइनरी सर्च ट्री है, क्या होता है, इन ऑर्डर बाइनरी सर्च ट्री। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द stalling of processor due to unavailability of instruction is called as, option A is correct, control hazard. If I am talking about what is stalling, stalling means एक ऐसा प्रोसेसर जो टेम्परेली क्या हो जाता है, स्टॉप। ठीक है, जो कंटिन्यू नहीं कर पाता हम उसको क्या बोलते हैं, स्टॉलिंग। क्या बोलते हैं, स्टॉलिंग। हज़ार्ड मीन्स क्या होता है, हज़ार्ड मीन्स मतलब एक ऐसी सिचुएशन जिसमें जो नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शन होती है वो एग्जीक्यूट होने से पहले हम उसको क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, प्रॉपर तरीके से नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शन है उसको प्रिवेंट करेंगे, किसके लिए, एग्जीक्यूशन के लिए। एंड आफ्टर दैट इट्स अ कंट्रोल हज़ार्ड। कंट्रोल हज़ार्ड में क्या रहेगा, जो भी हमारी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो किस पे डिपेंड करती है, आउटपुट पे, जो हमने किससे लिया है, अपनी जो भी हमने डिसीजन लिया है उस बेस पे जो हमारा आउटपुट है वो डिपेंड करता है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे। ठीक है, अगर मैं बात करूँ कंट्रोल हज़ार्ड की, ठीक है, जैसे हमने एक
कोई भी इंस्ट्रक्शन है हमें उसको फॉलो करना है। जैसे ड्राइवर वेट कर रहे हैं कि मतलब एक रोड पे जैसे हमें एक डायरेक्शन को क्या करना है, डिसाइड करना है कि कौन सी डायरेक्शन में हमें जाना है, ठीक है। तो ये जो है ड्राइवर किसका वेट कर रहे हैं, मतलब मैं जाऊं कौन सी साइड, ठीक है, डायरेक्शन को डिसाइड कर रहा है, तो ये कंट्रोल हजार्ड है, ठीक है। स्ट्रक्चर्ड हजार्ड में क्या रहेगा, स्ट्रक्चर्ड हजार्ड में जो रिसोर्सेज हैं उनमें कन्फ्लिक्ट रहता है, ठीक है। किन में, रिसोर्सेज के अंदर कोई भी इंस्ट्रक्शन है उस इंस्ट्रक्शन को कौन सेम हार्डवेयर के अंदर अगर हमें यूज़ कर रहे हैं सेम हार्डवेयर का टू इंस्ट्रक्शन के लिए, तो उसमें रिसोर्स कन्फ्लिक्ट रहेगा। ये अपना क्या है, स्ट्रक्चरल हजार्ड। ओके। अगर मैं बात करूँ डाटा हजार्ड की, डाटा हजार्ड में क्या रहेगा, कोई भी इंस्ट्रक्शन है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, जो उसका प्रीवियस रिजल्ट है उसके ऊपर ही ये डिपेंड करती है। तो ये अपना क्या हो जाएगा, डाटा हजार्ड, ठीक है। लेकिन इनपुट जो हजार्ड है ये कोई भी हजार्ड टाइप नहीं है, ठीक है, इसमें कंप्यूटर सिस्टम में। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following is false? The option A is the C++ interfaces are implemented using abstract classes, and option B is the purpose of an abstract class is provide an appropriate base class from which other classes can inherit, and option C is abstract classes can be used to instantiate objects and serve only as a interface, and option D is classes that can be used to instantiate objects are called concrete class. So option C is correct. Abstract classes can be used to instantiate object and serve only as interface. Okay, this is the wrong statement here. अगर मैं बात करूं एब्स्ट्रैक्ट क्लास की, ठीक है, हमने यहाँ पे बात की है एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है, जिसमें हमारा क्या नहीं होता, ऑब्जेक्ट नहीं होता। डायरेक्ट हमारे पास क्या नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। जिसको हम इनहेरिट मतलब जो भी हमें क्लासेस इनहेरिट करनी है उसके लिए हमारा डायरेक्ट क्या नहीं होता, एक ऑब्जेक्ट हमें नहीं मिलता है, उसको हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास। और इंस्टेंशिएट में क्या होता है कि जब हम किसी एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं, ठीक है, एक क्लास से ही हमने किसी ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया है, तो उसको बोलते हैं इंस्टेंशिएट। क्या बोलते हैं, इंस्टेंशिएट, ठीक है। Okay, our next question is protocol stack of IoT are as follows. Option A is correct here, perception layer, network layer and application layer. Okay, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ what is IoT, IoT which means Internet of Things, विच मीन्स इंटरनेट ऑफ थिंग्स। हमने यहाँ पे इसमें जो ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स हैं इसमें हम 3 लेयर्स का हम यूज़ करते हैं। नंबर 1 इज़ परसेप्शन लेयर, नेटवर्क लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। अगर मैं बात करूँ परसेप्शन लेयर, इसमें क्या होता है, इसको हम बोलते हैं सेंसिंग लेयर भी बोलते हैं, ठीक है। जब हमें डाटा को कलेक्ट करना है किससे, सेंसेस के थ्रू, मतलब लाइट के थ्रू अगर हमें डाटा को स्टोर करवाना है या फिर मोशन के थ्रू हम डाटा को स्टोर करवा रहे हैं, तो वो हमारा क्या होता है, अपना परसेप्शन लेयर, ठीक है। जैसे हमें रूम का टेम्परेचर मेज़र करना है तो थर्मामीटर के थ्रू यूज़ करते हैं, तो ये क्या है, परसेप्शन लेयर के थ्रू हम यूज़ होता है। एंड नेटवर्क लेयर में क्या होता है, जब भी हमें डाटा को ट्रांसमिट करना है, ठीक है, सेंसर के थ्रू किसी अदर डिवाइस में, या फिर हम उसको सर्वर में अगर हमें ट्रांसमिट करना है डाटा को इंटरनेट के थ्रू, तो हम किसका यूज़ करते हैं, नेटवर्क लेयर को, नेटवर्क लेयर का, ठीक है। अगर मैं इसका एग्जांपल लूँ तो वो क्या हो सकता है, जैसे वाईफाई हो सकता है, ब्लूटूथ कनेक्शन, ये दोनों किसके हैं, नेटवर्क लेयर के अंडर आते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूँ एप्लीकेशन लेयर की, एप्लीकेशन लेयर क्या है, जब भी जो भी हमारी प्रोसेस होती हैं, ठीक है, उसमें जो डाटा है या फिर जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं यूज़र को, तो वो हमारी क्या होती हैं, एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। जैसे मोबाइल के अंदर जो भी हम ऐप यूज़ करते हैं, ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, एप्लीकेशन लेयर, क्योंकि यूज़र क्या कर रहा है, सर्विसेज को ये यूज़र्स को सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ our next question is
consider the following four statement. S1 is MD5 is vulnerable to the birthday attack, and S2 is trace route uses the destination port unreachable ICMP error message, and S3 is AES is the type of public key encryption algorithm, and S4 is IPv4 has a maximum of 60 byte fixed header size. How many of the above statement are correct? Option C is correct. Is here is a third. अगर मैं बात करूं MD5, ठीक है, जो ये MD5 है ये किस में यूज़ होता है? हैशिंग एल्गोरिथम में, ठीक है। हैशिंग एल्गोरिथम में हम इसका यूज़ करते हैं, बट ये क्या होता है? वीक होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है जो जैसे हमारे पास दो या दो से ज़्यादा इनपुट हैं, ठीक है, तो उसमें जो कोलिजन होता है, ठीक है, हैश हो जाते हैं वो, तो इसमें हम MD5 का हम यूज़ करते हैं हैशिंग एल्गोरिथम, ठीक है। टू इनपुट अगर हमें अलग अलग हैं दोनों, ठीक है, और सेम हैश का अगर हम यूज़ करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा? MD5। एंड अगर मैं बात करूँ बर्थडे अटैक, तो इसमें हम ये किसके ऊपर बेस होता है? जो भी प्रोबेबिलिटी होती हैं कोलिजन की, तो ये हमारा क्या है? बर्थडे अटैक, ठीक है। ट्रेसर रूट में हम क्या यूज़ करते हैं? ये इसमें हम यूज़ करते हैं ICMP का। ICMP ये क्या है अपना? जब भी हमें डेस्टिनेशन पोर्ट जो होती है अनरीचेबल होती है, ठीक है। ओके, एंड AES अपना क्या है? एडवांस्ड एंस्क्रिप्शन स्टैंडर्ड। ये क्या है? एडवांस एंस्क्रिप्शन स्टैंडर्ड। ये सिमेट्रिक की का हम इसमें यूज़ करते हैं, ठीक है। पब्लिक की एल्गोरिथम है, इसमें हम यूज़ करते हैं RSA, और ECC का हम यूज़ करते हैं, ठीक है। एंड ऑप्शन फोर्थ इज IPv4 हैज़ मैक्सिमम 60 बाइट, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? मिनिमम 20 होता है और मैक्सिमम क्या हो जाएगा? 60 बाइट, ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन रहेगा 3, हियर इज 3 लेयर्स आर करेक्ट। Okay, next question is which of the following requires a device driver? Option A is correct, disk is the device driver. अगर मैं बात करूं, ठीक है, our next question is it's a numerical, it's an also, and yes, which of the following statement regarding the features of object oriented approach to database are true? Here option A is correct. Option A, the ability to develop more realistic model of a real world, and the ability to represent the world in a non-geometric way, and the ability to develop database using natural language approaches. Option threes are correct here, and the need to split object into their component part, and the ability to develop database model based on location rather than state and behavior, both are incorrect. Okay, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ओके वन सेकेंड, अगर मैं यहाँ बात करूँ, हमने बात की ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच, ठीक है। अगर मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच की बात करूँ तो इसमें क्या होता है? जो भी डाटा हमने स्टोर किया है वो किस में हुआ है? ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, ठीक है। कोई रो या फिर कॉलम के फॉर्म में हम इसमें डाटा को स्टोर नहीं करवाते हैं, ठीक है। इसमें डाटाबेस का या फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट जो है अपने, जैसे एनकैप्सुलेशन है, इनहेरिटेंस है, पॉलीमॉर्फिज्म है, ये सारे कंबाइन होते हैं और किस में? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटाबेस में, ठीक है। तो ऑप्शन ABC among three are correct, and our next question is the extra time needed to bring the data into memory in case of a miss is called as. Option C is correct, miss penalty. What it is? Miss penalty. Okay, and what it is? अगर मैं बात करूँ यहाँ पे
Data into memory in case of miss is called miss penalty and अगर मैंने कोई रिक्वेस्ट दी है किसी भी डाटा के लिए, ठीक है, मुझे कुछ डाटा फैच करवाना है, मैंने रिक्वेस्ट दी और वो डाटा हमें कैशे में नहीं मिलता है, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मिस पेनल्टी, ठीक है, क्योंकि उसमें क्या हो जाता है, डिले होता है, वो मतलब फाइंड सर्च करता है ना डाटा को, तो वो जो हमें जो डाटा चाहिए वो मिल नहीं रहा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मिस पेनल्टी का हम यूज़ करते हैं, ठीक है। And after that our next question is a solution of dining philosophers problem which avoid deadlock is r. Option C is correct. Ensure that one particular philosopher pick up the left before the right fork and that all other philosopher pick up the right fork before the left fork. Okay, what it is, अगर मैं बात करूँ डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम की, ठीक है, हम इसमें क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट किसको कर रहे हैं, रिसोर्सेज को, मतलब हम क्या करते हैं, रिसोर्सेज जो भी हैं हम उनको शेयर करेंगे, किसमें, इसको सिंक्रोनाइजेशन फॉर्म में हम रिसोर्सेज को शेयर करते हैं। जब डेडलॉक अकर होता है तो उसमें क्या रहेगा, ये एक फोक को होल्ड करता है और वेट करता है फॉर अनदर रिसोर्सेज के लिए, ये क्या करता है, वेट करता है। अगर हमें डेडलॉक को अवॉइड करना है तो हम इसमें क्या यूज़ करते हैं, जो फिलोसफर है वो क्या पिक करेगा, जो फोक है उसको रिवर्स ऑर्डर में पिक करेगा, ठीक है। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज which data structure is most stable for uniform cost search. Option D is correct, is priority queue. ओके, इट्स अ प्रायोरिटी क्यू। अगर मैं बात करूँ यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च, ये क्या होता है, मतलब जब हमें किसी भी नोड को एक्सपेंड करना है, ठीक है, लोवेस्ट कॉस्ट पे, तो हम इसके लिए यूज़ करते हैं यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च, ठीक है। अगर मैं बात करूँ स्टैक, स्टैक क्या होता है, स्टैक में जब भी हमें डाटा को इंसर्ट करवाना है, ठीक है, तो वो हमारा क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, और हम इसमें डेप्थ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम का हम यूज़ करते हैं। और अगर मैं बात करूँ क्यू की, तो क्यू में जो सर्चिंग होती है या फिर हमें डाटा को इंसर्ट करना है या फिर उसको डिलीट करना है, ठीक है, तो उसमें हम यूज़ करते हैं फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जिसमें हम BFS का एल्गोरिथम का हम यूज़ करते हैं। अगर मैं बात करूँ DQ की, तो ये दोनों DQ में हम बोथ हैंड से डाटा को इंसर्ट भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। प्रायोरिटी क्यू की अगर हम बात करें तो लोवेस्ट कॉस्ट पाथ होता है ये, जब प्रायोरिटी क्यू का हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज थैंक यू एवरीवन।